वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ अनम्यूट विद ब्रेनी मामा। दिल्ली के पोल्यूशन से हम सब परेशान हैं और एलर्जीज तो हमारा सेकंड नेम है आजकल। तो विदाउट फर्दर अडू, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति सिंघल और मैं हूँ आपकी दोस्त गुरप्रीत कौर एंड टुडे वी हैव डॉक्टर प्राची विद अस हु इज वेल नोन फॉर हर एविडेंस बेस्ड अप्रोच and deep knowledge of understanding complex allergy issues. Welcome Dr. Prachi to our show. Thank you so much. Thank you. Welcome. Thank you. So डॉक्टर साहब थोड़ा क्लैरिफाई करिए कि एक पीडियाट्रिक एलर्जिक डॉक्टर कौन होता है, मतलब बेसिकली पीडियाट्रिक एलर्जी डॉक्टर इज वन जो बच्चों के एलर्जी से डील करता है। ओके सो एलर्जीज जैसे अब स्किन एलर्जी की अगर हम बात करें तो वो बच्चों में दे कैन अपीयर एज सून एज 2 months of age. राइट सो एक अडल्ट एलर्जी स्पेशलिस्ट कैन लुक आफ्टर इट. राइट सो पीडियाट्रिक एलर्जी स्पेशलिस्ट जो स्पेसिफिकली बच्चों के एलर्जीज को डील करता है. एंड लाइक वी टॉक अबाउट फूड एलर्जीज, सो मिल्क एलर्जी कॉमनली इज द एज 3 to 4 months में मैनिफेस्ट कर जाता है. ओके सो अगेन यू नीड अ एलर्जी स्पेशलिस्ट फॉर दैट हु इज अ पीडियाट्रिशियन. राइट एंड दीज डेज जैसे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एलर्जीज की, हम कहते हैं दिल्ली में पोल्यूशन इतना इंक्रीज हो रहा है तो एस्थमा के केसेस, जैसे हम लंग एलर्जी इज नथिंग बट एस्थमा, जिसे हम दमे की बीमारी कहते हैं बेसिकली आम भाषा में. सो अगेन यू नीड अ पीडियाट्रिक एलर्जी स्पेशलिस्ट फॉर इट. ओके सो जो ये एलर्जीज हैं बच्चों के अंदर, कितनी जल्दी हमें टेस्ट करवानी चाहिए या कैसे हमें पता लग सकती हैं? एज ए लेमैन हम कैसे इसको पता लगा सकते हैं? सो सबसे इम्पॉर्टेंट इज हिस्ट्री. हमारे लिए फॉरमोस्ट है हिस्ट्री कि किस तरह से बच्चे का पैटर्न शुरू हुआ, बिकॉज एलर्जी में एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है. लाइक इफ वी से टॉक अबाउट फूड एलर्जी, इंडियन मदर्स को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि हमारे बच्चे को इस फूड से एलर्जी है. राइट सो अगर हम फूड एलर्जी की बात करें तो पर्टिकुलर जो पैटर्न होता है, वो बच्चा जब भी वो खाना खाएगा तो उसको हर बार वो प्रॉब्लम होनी चाहिए. इट्स नॉट कि जैसे आज दूध पिया कुछ नहीं हुआ, हफ्ते बाद दूध पिया तो इसको एलर्जी हो गई. नहीं, इट कांट बी पॉसिबल. सो एवरी टाइम दैट फूड विल बी ईटन देयर विल बी मैनिफेस्टेशंस ऑफ एलर्जी. राइट सो फिर उस केस में वी टॉक अबाउट कि हाँ वी नीड अ टेस्ट. अगेन जितने भी हमारे पास ये ब्लड एसोसिएटेड पैनल्स हैं जो बहुत कॉमनली हमें देखने के लिए मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे पैनल्स हो रहे हैं, एलर्जी टेस्ट पैनल, फूड एलर्जी पैनल, एनवायरमेंटल एलर्जी पैनल. सो दीज आर नॉट अ वेरी गुड टेस्ट फॉर एलर्जी. राइट सो वी हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स, वी हैव स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट जिसपे हम स्किन से हम एलिसिट कर सकते हैं बच्चे को एलर्जी है. दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट वी हैव इन एलर्जी प्रैक्टिस. अगेन वी हैव ब्लड टेस्ट बट द टेक्निक्स आर डिफरेंट फॉर दैट ब्लड टेस्ट. सो बिफोर गोइंग फॉर एनी टेस्ट इट्स बेटर यू शुड कंसल्ट अ एलर्जी स्पेशलिस्ट बिफोर गोइंग ऑन. लाइक आप जाते हो नॉर्मली लैब में ही बोल देते हो कि हमारे बच्चे को एलर्जी एंड दे गेट अ होल एलर्जी पैनल डन एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि कुछ ना कुछ रिपोर्ट में हेफाई आ जाएगा एंड देन वी ऑल आर वरिड कि ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं लेना, इससे भी एलर्जी है, वह मेंटर हो जाएगा लाइफ में. एंड व्हाट हैपेंस, जैसे अब आपने फूड पैनल कराया, मल्टीपल आ गया, ये दाल नहीं खानी, ये राजमा नहीं खाने, ये स्पाइसेस नहीं खाने, ये पनीर नहीं खाना, मिल्क नहीं खाना. देन व्हाट हैपेंस इज हम वो चीज़ें बंद कर देते हैं बच्चे की डाइट से, विच अगेन लीड्स टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. सो वी डोंट हैव टू गो फॉर इट. राइट सो पहले अपने एलर्जी स्पेशलिस्ट से बात करो. हमें सब कुछ बंद नहीं करना, अकॉर्डिंगली फिर हम टेस्ट करेंगे एंड लेट्स सी विच एवर थिंग कम आउट, हमें उसको फिर बंद करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. सो डॉक्टर साहब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि ए एलर्जी क्या होती है, बी उसके क्या सिम्टम्स हैं जो एज अ पेरेंट आप फिगर आउट करते हो कि दिस इज अ साइन ऑफ एलर्जी. ओके सो एलर्जी इज समथिंग लाइक हमारे एनवायरनमेंट में 100 टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. राइट सो वी हैव पॉलन्स इन एनवायरनमेंट, प्लांट से पॉलन्स हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स हैं आज की डेट में बहुत सारे, खाना पक रहा है चिमनी से जो धुआं आ रहा है, ठीक है. सो ये हमारा जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर भी बहुत सारे कंपाउंड्स एंड स्मेल्स रिलीज करता है, ठीक है. वी आर सिटिंग ऑन अ कार्पेट, देयर इज अ कार्पेट इनसाइड, ठीक है, इट हैज़ अ लॉट अमाउंट ऑफ डस्ट माइट. सो डस्ट जो आम भाषा में हम बोलते हैं दैट इज डिफरेंट, डस्ट माइट इज डिफरेंट. राइट सो बहुत सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में है, ठीक है. अब एलर्जन इज समथिंग जो एक बंदा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरनली तो उसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, हार्मलेस चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट में, बट जिसकी बॉडी प्री डिस्पोज है टुवर्ड्स समथिंग, उसके लिए वो एक केमिकल का या एक एजेंट का काम करता है एंड इट ट्रिगर्स इन्फ्लेमेशन इनसाइड आवर बॉडी. सो डॉक्टर साहब ये हेरिडिटरी होता है?
Yes, so it's not always, but yes, family history is very important in allergy patients. अगर किसी के parents को या parents के parents को या siblings को अगर allergy है, so they have a more chances of having allergy. Okay. ठीक है, तो इसीलिए हमें फैमिली हिस्ट्री इसमें वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर है तो बच्चे को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बेसिकली। एंड स्पेसिफिकली इन दिस एनवायरनमेंट व्हेन देयर इज अ लाइक होता नहीं सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन कि हाँ एक तो जीन्स तो ऐसे मिले ही थे, ऊपर से दिल्ली का अगर या ऐसा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट आपको मिल गया तो 1+1 11 का काम करता है फिर वो। करेक्ट। So doctor, being a mother, we have young children. So I want to understand ऐसे कौन से symptoms हैं जो हम बच्चों के अंदर observe करें जो ignorant हैं और कुछ ऐसे symptoms जो जिनको attention देनी ज़रूरी है। लाइक हम बच्चों में कहते हैं कि कोल्ड एंड कफ बहुत कॉमनली हो जाता है। 6 to 8 टाइम्स इन अ ईयर इज अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एक बच्चे में कोल्ड एंड कफ की, राइट। बट अगर आपका बच्चे का कोल्ड कफ नॉर्मली हुआ 5 to 7 डेज में ठीक हो गया, इट्स अ नॉर्मल थिंग वी यूजुअली सी। बट एक बार नेजल डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ 15-20 डेज हो गए, नाक बहती जा रही है, ओके राइट। या फिर रात में बच्चा सोता है मुंह खोल के सोता है, उसकी नोज हमेशा ब्लॉक ही रहती है, स्नोरिंग की आवाज़ आती है बच्चे में से, ठीक है। या फिर बच्चा उठते ही बहुत ज़्यादा स्नीजिंग करता है कि इसकी तो स्नीजिंग ही नहीं खत्म होती है, नेजल इचिंग है तो पूरे टाइम फिंगर अपनी नोज में डाल के रखता है, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशंस अगर आपकी कोई चीज़ यूजुअल से ज़्यादा चल रही है, नॉर्मल 5 to 7 डेज में ठीक हो जाना चाहिए था बट ये तो चलता ही जा रहा है। या फिर कफिंग एक बार स्टार्ट हुई, कोल्ड एंड कफ की कफिंग अगेन 5 to 7 डेज में रिजॉल्व हो जाती है, इसकी तो कफिंग मैम बंद ही नहीं हो रही, 15-20 दिन हो गए तो कफिंग चलती जा रही है। एंड खासकर से रात में उठ के बहुत खांसी करता है, खांसी करके उल्टी कर देता है मेरा बच्चा, या अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है और इसकी खांसी नॉन स्टॉप खांसी होने लग जाती है। सो दीज ऑल सिम्टम्स गो इन फेवर ऑफ एलर्जी। फिर क्या होता है, रात की नींद डिस्टर्ब होती है तो फिर बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है मैम, सुबह ना टायर्ड ही रहता है, किसी चीज़ में इसका कंसंट्रेशन नहीं रहता, ये तो पूरे टाइम इसको तो ना काम से भागने की आदत पड़ गई है। दिस इज व्हाट पेरेंट्स यूजुअली से, ये पढ़ना नहीं चाहता मैम, इसकी मैम भी कंप्लेन करती रहती है, पूरे दिन टायर्ड, आंखों के नीचे देखो ब्लैक सर्कल्स, ये डार्क सर्कल्स बन गए, अगेन इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी। It's a vicious circle. One thing is affecting the other. Right. So this is something. So then we have to suspect. Yes, this is something that is unusual. This is not a usual common cold. It might be allergy. So this is the condition when one should visit allergy specialist and get the child tested. Right. सो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपकी कॉन्वर्सेशन से मेरे माइंड में आया कि देयर आर पीपल हु हैव डार्क सर्कल्स और उनको हेरिडिटरी भी नहीं है फॉर एग्जांपल, एंड उनको कांस्टेंट लेट्स से कोल्ड कॉफ रहता है, तो किस टाइम पता चलता है कि ये एलर्जी डेवलप हो रही है और इसको टैकल करना चाहिए? मतलब लोग ना इनिशियली रियलाइज ही नहीं करते दैट इट्स अ सिम्पटम ऑफ एलर्जी, वो लोग अच्छा आई क्रीम लगा लो। It might be a symptom of allergy, not on in every children, but it can be a sign of allergy basically. So dark circles basically जो बच्चों में आपको नॉर्मली नहीं देखने को मिलते इतना कॉमनली, बट एलर्जिक बच्चों में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डार्क सर्कल्स हो गए हैं या आंखों के नीचे ना ऐसे लाइंस बन जाती हैं, ठीक है। सो अगेन दैट इज, या फिर जो बच्चे नेजल इचिंग करते हैं वो बिकॉज ऐसे बार बार करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन फॉर्म हो जाती है, बिकॉज वो इचिंग करते हैं ऐसे करेंगे तो यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सो एंड कई बार बच्चों में बिकॉज जब हमारा नोज माउथ एंड हमारा ईयर ऑल आर कनेक्टेड, तो इन बच्चों में कई बार रेकरेंट ईयर इन्फेक्शंस की बच्चों को बार ईयर इन्फेक्शंस हो रहे हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम। सो दिस ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमें कॉमनली इन बच्चों में देखने को मिलते हैं। ओके तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारा वो समर सीजन आता है और सब बच्चे स्विमिंग करते हैं, तो ईयर इन्फेक्शन और ये तो परपेचुअल ही है, मतलब द किड्स सफर फ्रॉम ईयर इन्फेक्शन, तो हम उसको भी एलर्जी की कैटेगरी में डालेंगे? वी विल टॉक अबाउट एलर्जी इफ द चाइल्ड इज हैविंग रेकरेंट इज कि हर 2-3 महीने में इसके कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन डेवलप कर लेता है। वंस इन अ वाइल किसी को हुआ, वो किसी को भी हो सकता है, इट कैन हैपन इन एनी कोल्ड एंड कफ, बट इफ इट्स हैपनिंग बार कोई चीज हो रही है तो दैट इज नॉट नॉर्मल। That is not. Okay. जैसे अब इतना हमारा दिल्ली का एनवायरनमेंट है, देयर इज सो मच पॉल्यूशन अराउंड एंड यू नो वी आर नॉट सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल एज वेल, सो क्या ये पॉल्यूशन कैसे एलर्जी डेवलप कर सकता है या कैसे उसको और इंक्रीज कर सकते हैं जो हमारे अंदर बैक्टीरियाज हैं? बेसिकली जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे एयर में हैं, इसमें हम जब बात करते हैं AQI की, जो हम इतना कॉमनली बात करते हैं, क्वालिटी इंडेक्स की, आपने इसमें सुना होगा PM 2.5 की बात करते हैं, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10। सो दीज आर द पार्टिकल्स। हम वेरियस गैसेज आती हैं जो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं डेली की ये गैस का लेवल इतना है।
सो जो सबसे खराब इसमें हमारे लिए पार्टिकल्स है डेट आर PM 2.5 पार्टिकल्स. सो 2.5 इज नथिंग बट द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. सो दीज पार्टिकल्स गोज डीप इनसाइड आवर लंग्स, राइट. सो जितना ज़्यादा वो डीप जाते हैं वो लंग्स में जाते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं, इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन होती है, एंड देन ये हमारी जो बैरियर है, जो हमारा एयर रेस्पिरेटरी एपिथेलियल बैरियर है, उसे डिसरप्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, सो दैट बाकी एलर्जेंस भी बहुत आराम से एंटर होंगे, उन्हें एक रास्ता मिल गया जाने के लिए, एंड दैट्स व्हाई दे इंक्रीज एलर्जी. ओके, दिस इज हाउ दे इंक्रीज एलर्जीज बेसिकली. ठीक है. सो जो एक एलर्जिक पेशेंट है ना, उसका ऑलरेडी ये मेम्ब्रेन सेंसिटिव रहता है. ठीक है. तो नॉर्मल लोगों की ये मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देते हैं, एलर्जिक की तो ऑलरेडी मेम्ब्रेन सेंसिटिव है, तो उसको ये और प्रॉब्लम करते हैं, विच ट्रिगर्स मोर अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम इन देम. Yes, so that's why these days we are saying कि please avoid outdoor activities, बाहर जाना minimal कर दो. It's not कि indoor air pollution नहीं होता, ठीक है. So there are two type of air pollutions if we talk about. One is outdoor air pollution जो हम AQI में measure करते हैं. One is indoor air pollution जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते. So indoor air pollution basically क्या होता है, जैसे I told you कि गैस जल रही है, ठीक है, तो जो खाने का छौक बन रहा है, इट्स अ एयर पोल्यूशन. ठीक है. अगर आप अपनी चिमनी ऑन नहीं कर रहे हो, आप अपना एग्जॉस्ट नहीं चला रहे हो, आप कभी AQI लेवल्स देखना आपके शूट कर जाएंगे अगर आप ये अपने इंडोर मॉनिटर्स लगा रखे हैं तो. स्पेशली जब हम कुछ फ्राइड बनाते हैं तो वो ज्यादा हो जाता है. यस, राइट. ऐसे ही हमें आजकल फर्नीचर्स का बड़ा शौक है, नया नया फर्नीचर आ रहा है, प्रेस्ड वुड में फर्नीचर लेंगे एंड ऑल. सो ये सब वॉलेटाइल कंपाउंड्स रिलीज करते हैं जी, हम VOCs कहते हैं हम अपनी भाषा में, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो दिस आर द स्पेसिफिक स्मेल्स दैट आर गेटिंग रिलीज इन द एयर विदाउट बीइंग नोन कि ऐसा कुछ हो रहा है. Okay. Right. So this is all indoor air pollution, right? I told you about the mattresses. जो हमारे आजकल हमें ये गद्दों का बड़ा शौक है ना, हमारे पास जो mattresses होते हैं, सोफे हैं, cushions हैं, these all are hidden sources of air pollution. So these all contributing to indoor pollution. This is harmful. This is harmful, yes. So again, incense stick burning, जो हम धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं. So धूप बत्ती अगरबत्ती around 150 cigarette smoke जितना धुआं देती है. Imagine what we are doing with our kids, right? हम मंदिर जाते हैं, हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. So this is what is happening. ठीक है. मस्कीटो कॉइल्स मोस्ट पोल्यूटिंग सिगरेट्स, इवन जो धूप बत्ती अगरबत्ती से भी ज़्यादा है मस्कीटो कॉइल्स आपका पोल्यूशन करते हैं. ठीक है. सो इमेजिन हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, हमें नहीं पता, वी आर डूइंग इट ऑल अनइंटेंशनली, बट येस दिस इज व्हाट वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट, राइट. सो तभी जब एयर क्वालिटी अच्छी होती है, वी ऑलवेज सेज कि अपने खिड़की दरवाजे खोल के रखो, वेंटिलेशन मेंटेन करके रखो, बिकॉज वी हैव इंडोर एयर पोल्यूशन ऑल्सो. सो वी वांट कि वो बाहर चला जाए. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आउटडोर इज मोर देन इंडोर, वी आर सेइंग क्लोज इट एंड एक एयर प्यूरिफायर लगाओ घर में जो इस इंडोर एयर पोल्यूशन का ध्यान रख पाए. ओके, दिस लुक्स इंटेंस एक्चुअली. या दिस इज एक्चुअली बोलने के लिए तो इतना कुछ है ना. दिस इज समथिंग. अब जैसे पहले क्या होता था, घर में बच्चा पैदा हुआ, बड़े लोग कहते थे कि पुरानी चीजें यूज करो, राइट, नया सामान मत लाओ, पुराने कमरे में मदर्स को रखा जाता था. दिस ऑल इज साइंटिफिक. सो व्हाट हैपेंस इज नया फर्नीचर आएगा, न्यू केमिकल्स रिलीज होंगे. आई टोल्ड यू एवरी फर्नीचर इज रिलीजिंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड न्यू फर्नीचर जिसमें नई पॉलिश हो रखी है वो और ज्यादा रिलीज करता है, राइट. नए कपड़े, फैब्रिक, एवरी फैब्रिक कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ एलर्जी. अगेन तुम अपनी स्किन को ट्रिगर कर रहे हो, बिकॉज दिस स्किन इज समथिंग विच इज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम एवरीथिंग, एंड दिस स्किन इज समथिंग जो एलर्जिक बच्चों में प्रॉब्लमैटिक होती है. दैट्स व्हाई एलर्जन एंटर्स थ्रू द स्किन. हमें नहीं दिख रहा, बट दे आर एंटरिंग थ्रू द स्किन, राइट. सो तभी पुराने जमाने में जो कहा जाता था कि पुराने कपड़े यूज करो बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न के लिए, पुराने कमरे में रखो, नई चीजों का इस्तेमाल मत करो. दिस इज ऑल अ साइंटिफिक फैक्ट बिहाइंड इट. अभी भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं, पुराने कपड़े. बट लोग फॉलो नहीं करते ना. आजकल क्या है, बच्चा बॉर्न होगा नहीं, उसका नया कमरा डेकोरेट होगा, ठीक है, नया का पेंट होगा पूरी वॉल्स पे, नया फर्नीचर आएगा. तो दिस इज all contributing to allergies basically. We are saying na allergies are increasing these days, so a lot number of contributing factors are there. So डॉक्टर साहब, जैसे हम रहते तो दिल्ली में हैं और हम इस सिचुएशन को एस्केप नहीं कर सकते, और आउटडोर इंडोर सर आउटडोर पोल्यूशन भी बहुत हाई है. तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो वी कैन डू सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर किड्स फ्रॉम द एलर्जीज अराउंड?
and protect ourselves also. यस, सो एज आई टोल्ड यू कि सबसे इम्पोर्टेंट है पहले तो खिड़की दरवाजे आप बंद करना स्टार्ट कर दीजिए घर के, मतलब हमें वेंटिलेशन का टाइम नहीं है कि हमें ओपन करके वेंटिलेट करना है घर को, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है किसी काम से तो 5 years प्लस हम कहते हैं आप मास्क पहना सकते हो बच्चों को, ठीक है। तो बच्चों में हम वी डोंट टॉक अबाउट द N95 मास्क, वी जनरली अडल्ट में हम कहते हैं आप N95 मास्क पहनो बिकॉज वो पार्टिकुलेट मैटर को अच्छे से फिल्टर करते हैं, बट बच्चों में आप क्लोथ मास्क भी अगर पहनाओगे तो दैट इज गुड एनफ, एटलीस्ट यू आर प्रिवेंटिंग दोज बिगर पार्टिकल्स टू कम इनसाइड, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट इज एज आई टोल्ड यू द इंडोर एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो देयर, सो अपने उस पर काम करना है, आपने एयर प्यूरिफायर्स लगाने हैं, आपने जैसे खाना बना रहे हो चिमनी ऑन करनी है, धूप बत्ती अगरबत्ती का घर में इस्तेमाल मत कीजिए, मॉस्किटो कॉइल्स को बर्न मत कीजिए। हमारे जो गद्दे हैं बेटर है अगर हम धूप में, अगर उन्हें हफ्ते में एक दिन भी अगर हम धूप में 6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर अस, जैसे पुराने ज़माने में हमारी दादी नानियाँ करती थी, दैट वाज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि बच्चों में या अडल्ट में भी एज सच, बिकॉज इस टाइम पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो एक हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इंक्रीज द वाटर क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लो, पानी पियो, कोकोनट वाटर पियो, लस्सी छाछ जो आपका मन आता है पियो, हेल्दी ड्रिंक्स। आई एम नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट द कार्बोरेटेड ड्रिंक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रूटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेडी टू यूज फ्रूट जूसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी ड्रिंक्स, राइट। सो हाइड्रेशन मेंटेन करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लो, लाइक आप ऑरेंजेस बहुत आ रहे हैं इस टाइम, आंवला बहुत आ रहा है, तो vitamin C is a very good source of antioxidants, so antioxidant rich diet against helps in preventing these allergies. डॉक्टर साहब वन स्मॉल क्वेश्चन कि ये जो बच्चे आजकल कहते हैं ना कि आप इलेक्ट्रॉल बना दो स्कूल से आके कि एनर्जी ड्रेन हो रही है हमारी, या ग्लूकॉन डी बना दो, ये सब देना चाहिए बच्चों को? So again glucon D is nothing but an instant source of glucose. थोड़ा कभी कभी देना ठीक है बट इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी ऑप्शन टू गिव रियली। सो उससे बेटर है हनी लेमन वाटर दो अपने बच्चों को, दैट इज अ बेटर सोर्स। सो लेमन अगेन इट्स अ विटामिन सी रिच कॉम्पोनेंट, इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, अगेन हनी इज बेटर एज कंपेयर टू दीज ऑल दीज थिंग्स। दिस इज अ गुड ऑप्शन। So doctor, we talked about different types of allergies that we can observe in our children. Are these allergies curable? Yes. So once we come to know that the child is having allergy to what kind of thing, like if as I told you in India the commonest cause is house dust mite, right? So if we know the house dust mite is creating a problem to the child, we have a allergy vaccine available, also known as allergy immunotherapy, और in आम भाषा में आप बोल सकते हैं allergy shots. So we allergy specialists have this kind of treatment available. We can cure allergy for certain point of time, like for 15-20 years. Oh. Yeah, so your child can be off inhalers, your child can be off nasal medicines. So up to certain extent it's curable, yes, but not all the allergies are curable. But yes, certain allergies to certain extent these are curable, but maximum the most important thing is allergies is prevention. So once you get to know that you are allergic to these things and you start preventing these things, so environmental control, it plays the major role in management of allergy. Okay. Yes. Okay. डॉक्टर साहब जैसे अभी यू यूज्ड अ टर्म कॉल हाउस डस्ट माइट, तो जैसे वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, So उसको बताओ आप थोड़ा सा। So house dust mites are you can say छोटे छोटे से mites हैं which are present in all our mattresses. ठीक है, जो हमारे गद्दे होते हैं, हमारे पिलोज होते हैं, हमारे कुशन्स होते हैं, हमारा अपहोस्टर्ड फर्नीचर जो रखा हुआ है, इन सब में ये आराम से ग्रो करते हैं। सो जहाँ पे भी सनलाइट नहीं है वहाँ पर ये छोटे छोटे से माइट्स होते हैं, 0.2 to 0.4 मिलीमीटर साइज के ये माइट्स होते हैं बेसिकली, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से वी कैन ओनली सी, ठीक है। एंड जब हम सोते हैं तो रात में जो हमारी स्किन शेड होती है इस पे फीड करते हैं, Okay. ठीक है, एंड फीड करते हैं, फिर जो ये फीसेस इनकी जो पॉटी होती है, दिस इज व्हाट वी आर एलर्जिक टू, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एलर्जीज। Okay. एंड दैट्स व्हाई वी शुड वॉश आवर बेडिंग्स। जो हमें अपने जो एलर्जिक लोग हैं बेसिकली वी ऑलवेज से टू देम, बिकॉज आम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आम इंसान जिसको कोई दिक्कत नहीं हो रही उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बट इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ चाइल्ड हु हैव हाउस डस्ट माइट एलर्जी, देन वी ऑलवेज से कि अपने घर में एक तो वेट मोपिंग करो, डस्टिंग मत करो। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू का बहुत रूटीन रहता है इंडिया में कि झाड़ू मारे बिना काम नहीं चलेगा, बट जितना भी ये डस्ट उड़ रहा है जब ये हवा में जाता है तो जो बच्चों को प्रॉब्लम है, जब वो इनहेल करते हैं those goes inside our lungs and they create a problem.
राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट इज वी ऑलवेज से कि अपनी बेड जो वॉश हमारी जो बेडिंग्स हैं, जो हमारे गद्दों के कवर हैं, जो हमारी बेड शीट्स हैं, उन्हें 60 डिग्री सेल्सियस में वंस अ वीक आप वॉश करो अच्छे से. राइट. अपने गद्दों को धूप में रखो वंस अ वीक, 6 आवर्स के लिए आप गद्दों को धूप में रखो, बिकॉज दिस कांट सस्टेन सनलाइट. वो सनलाइट से दूर भागते हैं. सो दिस इज समथिंग विच वी कैन इजीली डू. सो डॉक्टर साहब, जैसे ये हाउस डस्ट माइट्स जो होते हैं, ये कौन से ऐसे हैं कि जो हम सबको हटाने चाहिए? होता है ना कि दिस इज समथिंग विच इज द बिगेस्ट नो इन द हाउस. मतलब आई वाज सो सरप्राइज कि गद्दों वाला लॉजिक तो मेरे को पता ही नहीं था कि सच में धूप में निकालने चाहिए. नहीं, बेसिकली देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, एलर्जीज आर नॉट समथिंग जो सबको है. ठीक है, इट्स नॉट, मान लो मुझे प्रॉब्लम होती है बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इट्स नॉट कि आप कुछ करो. ठीक है, ये नॉर्मल, दीज आर हार्मलेस थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, बट व्हेन दीज हार्मलेस थिंग क्रिएट प्रॉब्लम टू समवन, तो दिस इज नोन एज एलर्जन फॉर देम. इट्स नॉट एलर्जन फॉर एवरीवन, बिकॉज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट जिसको हो रही है तो एनवायरमेंटल कंट्रोल उसको करना जरूरी है. अच्छा, let's talk little about food allergies also. Most of the mothers like me, कुछ बच्चे को होता है तो हम सोचते हैं कि ये खा लिया तो ब्लोटिंग हो गई, ये खा लिया तो इसकी तबीयत खराब हो रही है. So what is this like food allergy वाला? So basically जैसे अभी आपने बोला कुछ खा लिया तो ब्लोटिंग हो गई. So bloating is something that is intolerance, it's not allergy. So we have to make a difference out of it. What is allergy and what is intolerance, right? So allergy is something जो हर बार वो खाने से प्रॉब्लम बच्चे को हो जाएगा. ठीक है, एंड मोस्ट कॉमनली हमारी एलर्जीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. जो सबसे कॉमन, जो सबसे डेंजरस काइंड ऑफ एलर्जी है, दैट इज नोन एज IgE मीडिएटेड एलर्जी. बच्चे को खाने के विद इन 30 मिनट्स टू 2 आवर्स अगर आपके बच्चे को रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी पे, उसको फ्लशिंग होती है, खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सो दिस इज समथिंग दैट इज रियली वी हैव टू लुक फॉर. दिस माइट बी एलर्जी, दिस माइट बी अ ट्रू फूड एलर्जी, एंड इट इज समथिंग दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. सो वी हैव टू like diagnose it and we have to tell parents some precautions which they have to always take care of, because food बच्चे हर जगह खाते हैं. You never know, आप किसी पार्टी में गए, कोई प्रॉब्लम हो गई, so they should carry what we call as a EpiPen or adrenaline injection with us so that it can be terminated at that point of time only, right? Food allergy में क्या होता है, even a single bite of that thing can cause problem to you. Intolerances generally don't present like this. Intolerance में मोस्टली आपके गैस्ट्रिक फीचर्स ही आते हैं, जैसे खाया वॉमिटिंग हुई, खाया थोड़ा सा ब्लॉटिंग हो गई, आपको पेट भारी लग रहा है, अपना पेट में थोड़ा दर्द हो गया. एंड इनटॉलरेंस में जनरली क्या होता है कि आपने कुछ लिया, आपने ज़्यादा अमाउंट में लिया, इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम. आपने कम अमाउंट में लिया तो आपको नहीं प्रॉब्लम होगी. इन एलर्जीज, किसी को मिल्क से एलर्जी है, इवन अ सिंगल बाइट ऑफ मिल्क, इवन अ सिंगल सिप ऑफ मिल्क can cause a devastating condition in the child. Even कई बच्चों को अगर मिल्क से बाई चांस एलर्जी है, even a boiling milk smell, it can also lead to devastating conditions. So जैसे मदर्स एकदम से बोल देती है मेरी जैसी कि मेरे बच्चे को एलर्जी है, शायद लैक्टोज इंटॉलरेंस. So yes, so before saying these kind of things, better you should consult your allergy specialist. Yes, because we can't diagnose these things like this. ठीक है, it needs a detailed history, a lot number of tests we need to do, and if we label someone allergic to that thing, so it's a big label. Say if I say कि मेरे बच्चे को से नट एलर्जी है, ठीक है, मेरे बच्चों को आलमंड खाने से कुछ होता है, इसको नट एलर्जी है, सो इट्स अ बिग थिंग वी आर लेबलिंग समवन नट एलर्जी, बिकॉज नट्स इतनी सारी चीज़ों में है. आप बच्चा आपका आइसक्रीम खा रहा है, उसमें भी नट्स हो सकते हैं. ठीक है, आपकी हर फैसिलिटी, आप चॉकलेट्स खाते हैं, नट्स वाली चॉकलेट्स भी आती हैं. सो आपके बच्चे को अगर हमें स्पेसिफिकली बच्चे को फिर ये सब चीज़ हमें बंद करनी पड़ेंगी, तो बहुत सोच समझ के हमें बोलना होता है कि येस दिस एलर्जी इज देयर, और बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है. बहुत ऑब्जर्व. व्हाट आई एम सेइंग इज हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक द डायग्नोसिस. सो किसी को भी हम वैसे ही लेबल नहीं कर सकते कि इसको ये एलर्जी है. सो इट्स एलर्जी इज अ वेरी वेग टर्म व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन आवर कंट्री, कि इसको इस चीज से एलर्जी है, इसको इससे दिस इज ट्रेंडिंग कि ये एलर्जी है. हां, सो मुझे इससे एलर्जी है, मुझे लैक्टोज. बट यस, वी कांट से लाइक दिस. ठीक है, एलर्जी, फूड एलर्जी, समवन टू लेबल समवन एज अ फूड एलर्जी कि इसको इस चीज से एलर्जी है, इट्स अ वेरी बिग थिंग. आप किसी पार्टी में जा रहे हो, आप खाना नहीं खा सकते हो, आप सोचो उस बंदे के बारे में कि बिकॉज यू नेवर नो किस चीज में क्या हो. हर पैकेट के पीछे लिखा होता है कंटेन एलर्जेंस फलाना. ठीक है, व्हीट है, इसमें मिल्क है, इसमें नट्स है, या दिस पैकेजिंग हैज बीन डन इन अ फैसिलिटी विद नट्स एंड मिल्क, बिकॉज इवन द स्मेल एंड स्लाइट
slightest of the particles of these things can cause a devastating condition in that child. So food allergy is something that is a big thing. हमें किसी को वैसे ही लेबल नहीं करना है as a food overused allergy. कर रहे हैं. Yes. और बच्चे को हम न्यूट्रिशन डेफिशिएट कर रहे हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ नट खाने से किसी दिन उसको मान लो लूज मोशंस हो गए तो इट डज नॉट मैटर ना कि आप उसको उसके नट्स ही बंद कर दो, बिकॉज नट्स इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द किड्स, राइट? सो बिफोर लेबलिंग वैसे ही लेबल नहीं करना है, एलर्जी स्पेशलिस्ट को मिलो. Got it. जैसे डॉक्टर साहब हम यूजली एलर्जी में कोल्ड कॉफ की बात करते हैं, पर आजकल ना बहुत सारे बच्चे कांस्टेंट आईज ब्लिंक करते हैं, छोटे बच्चे भी, और हम उनको ले जाते हैं डॉक्टर के पास ऑब्वियसली आई चेक कराने. दे यूजली से कि इट्स एन एलर्जी. तो हम उस केस में मतलब कैसे डील करें, बिकॉज छोटे छोटे बच्चे भी ना आजकल आई ब्लिंक बहुत कॉमन हो गया बच्चों में. सो डू यू थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ आवर एनवायरनमेंट अराउंड? यस, बिकॉज क्या है जो भी आप पॉल्यूटेंट्स हैं these are entering through the mucous membrane in our body. So holes क्या हमारी बॉडी में, नोज से एंटर हो सकते हैं, माउथ से एंटर हो सकते हैं, ठीक है. सो अगेन दिस इज द म्यूकस मेम्ब्रेन, आईज इज अ पोर्टल, इवन हमारे स्किन से भी हो सकते हैं, बट यस दीज एरियाज आर मोर प्रोन टू एंटरिंग ऑफ दीज थिंग्स, लाइक. बट एवरी ब्लिंकिंग कांट बी लिंक टू एलर्जी, बिकॉज अभी क्या आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा है, ठीक है. स्क्रीन टाइम ज्यादा है, ड्राई आईज की प्रॉब्लम भी बच्चों में ज्यादा हो रही है, इसलिए भी ओवर ब्लिंक करते हैं, ठीक है. सो एलर्जीज में सिर्फ ये नहीं है कि आई एलर्जी में बच्चा ब्लिंक ज्यादा करेगा, दे कैन बी रेडनेस, इचिंग करेंगे बहुत ज्यादा, देयर विल बी वाटरिंग ऑफ द आईज. जैसे हमारी नाक बहती है ना, ऐसी हमारी आंख बहेगी बेसिकली. जैसे हम नोज में इचिंग करते हैं, ऐसा आईज में इचिंग होगी, रेडनेस आपको नजर आएगी. सो दीज आर मोर स्पेसिफिक साइंस फॉर आई एलर्जी इंस्टेड ऑफ ब्लिंकिंग ओनली. Right. Acha, we talked about allergy. Sorry, I'm still stuck there. So there was this movie which I watched, 2005 released, if I'm not wrong, Will Smith की Hitch. उसके अंदर उसको शेलफिश से कुछ एलर्जी होती है समथिंग, एंड वो खाते ही ना इमीडिएटली उसकी वन साइड ऑफ फेस गेट स्वेल्ड, आईज के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, आईलिड्स पे, ईयर पे. एक्चुअली में ऐसा होता है? Yes. So this is in scientific language we call it as angioedema. But yes, these are the manifestations of IgE immediate allergy, which I told you. 30 minutes में 2 hours में अगर आपको manifestations आ रही है तो उसमें swelling, eyes, even lip swelling हो सकती है, ठीक है. जैसे आपके even hands, मतलब आपके hands, ear, कुछ भी swelling हो जाती है ऐसे areas की. And then problem is with these kind of allergies is कि इसमें हमारी respiratory tract की भी swelling हो सकती है, फिर बच्चे एकदम से सांस लेने में दिक्कत होना, ये प्रॉब्लम हो सकती है. दैट्स व्हाई इट्स अ रिस्की कंडीशन. कोई ऐसे 2-3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बताओ जो इमीडिएटली कुछ ऐसा रिएक्शन और हम बच्चे को देख के पहचान पाए इसको कुछ एलर्जिक रिएक्शन. सो क्यूटेनियस रिएक्शन, स्किन रिएक्शंस आर द मोस्ट कॉमन. एज आई टोल्ड यू कि एकदम से बच्चे के शरीर में कुछ खाया, 2 घंटे के अंदर अंदर लालपन आ गया बच्चे को, या रैशेस जैसे हम अपनी भाषा में हाइव्स कहते हैं, अर्टिकेरिया जैसे कहते हैं, खुजली होनी शुरू हो गई पूरी बॉडी पे, सडनली ये रैशेस स्टार्ट हो गए, उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है, या सडनली कफिंग स्टार्ट हो गई उस बच्चे को, ठीक है. या फिर स्वेलिंग, एज आई टोल्ड यू, स्वेलिंग हो गई है, खुजली, इचिंग, फ्लशिंग, ऐसे लगेगा जैसे पूरे स्किन जल रहा है, ठीक है. सो दीज आर द कॉमनेस्ट साइंस विच वी यूजुअली सी. अदर तो देयर कैन बी लॉट नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशंस. एकदम से GI, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, बिकॉज पेट में भी इंटेस्टिनल स्वेलिंग हो जाती है, तो पेट में एकदम से दर्द स्टार्ट हो जाना, ठीक है. एकदम से ब्लड प्रेशर भी आपका ड्रॉप कर सकता है, बच्चा बेहोश हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है. सो दिस इज व्हाट वी नोन एज एनाफाइलैक्सिस. एनाफाइलैक्सिस इज सिवियर फॉर्म ऑफ दिस एलर्जी विच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. कि हम कहते हैं ना, तो एलर्जी को बड़ा वैसे कॉमनली बोलते हैं. सो इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ IgE मीडिएटेड एलर्जी, जिसमें हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना है पेशेंट को. अगर इमीडिएट अटेंशन नहीं मिली तो इट कैन बी, पेशेंट कैन लूज हिज लाइफ टू. So this happens immediately after that thing, the child get exposed to that thing. Yes, so this IgE mediated is within 30 minutes to 2 hours there will be manifestations of these things, and this will happen always as soon as the child will have this thing. So the manifestations will happen always. It's not like जैसे as I told you previously कि आज दूध पिया कुछ नहीं हुआ, 2 दिन बाद दूध पिया तो हुआ, फिर 2 दिन बाद पिया तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं होगा. Every time this, किसी को मशरूम से एलर्जी है, एवरी टाइम उसके मुंह में मशरूम गया, इवन अ सिंगल बाइट, इमीडिएट. क्योंकि यूजुअली हम ये सोचते हैं इसने दोपहर को क्या खाया था, इसने विदिन 24 आवर्स क्या खाया था. So mostly these are intolerances. Right. Allergies में भी ऐसा नहीं है. Delayed forms of allergies are also there, which are known as IgE, non-IgE mediated or the mixed forms of allergies. But those are something जो बिल्कुल differently manifest करती हैं, और उसके बारे में मतलब आप इतना easily ऐसे बात नहीं कर सकते हम. मतलब तो हमें जो टेंशन है वो IgE mediated allergies की है, जो life threatening allergies है basically. So this is important to diagnose. So डॉक्टर साहब, जैसे हम एलर्जीज की बात करें तो कोल्ड कॉफ सबसे कॉमन एलर्जी है बच्चों में,
है जिसके लिए आजकल ना नेबुलाइजर बहुत ही कॉमन वे में हम यूज करते हैं और इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स भी हैं। तो नेबुलाइजर इज ओके एंड द अदर थिंग इज क्या नेबुलाइजर रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक करता है? ओके, सो येस अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेरी जो हम डे टू डे अपनी ओपीडी में भी मदर से सुनते हैं। सो नेबुलाइजर्स बेसिकली आर द सेफेस्ट थिंग आई गेस जो आप बच्चों को कर सकते हो। ये वही वाली चीज है, मान लो आपके हाथ पे चोट लगी, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे लगाने के लिए क्रीम दी, तो सिर्फ इतने एरिया में वो क्रीम एक्ट कर रही है। एक मैंने आपको कहा कि नहीं आप ये एंटीबायोटिक खाओगे तो आपकी चोट सूखेगी, राइट? एंटीबायोटिक गोज इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। मेरे इस वाले हाथ में जरूरत नहीं थी, इसमें भी गई, मेरे पैरों में कोई जरूरत नहीं थी, वहां पर भी गई, यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं थी ना। सो हमें चाहिए था लोकलाइज्ड मैनेजमेंट बेसिकली, राइट? सो नेबुलाइजर्स एक्ट इन द सेम वे। हमें लंग्स में जरूरत है, सिर्फ लंग्स में प्रॉब्लम है, दे आर गोइंग इनसाइड द लंग्स ओनली, कोई सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा ड्रग का, राइट? सो अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वीजिंग साउंड आ रही है, नॉइजी ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं, तो वो आपका डॉक्टर ही आपको बता पाएगा कि यस चेस्ट में अगर उस दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर कि द चाइल्ड नीड्स नेबुलाइजर, देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर इट। सो नेबुलाइजर्स आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग, उसकी दवाइयों की आदत नहीं पड़ती है, उससे कोई इम्यून सिस्टम वीकर नहीं होता है, उससे कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है, इफ अगर आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे नेबुलाइजर ले रहे हो तो। ओके, अपने आप नहीं देना चाहिए, अपने आप नहीं देना चाहिए इतना कॉमन हो गया, कि कुछ हुआ, खांसी हुई, चलो वही नेबुलाइज कर दो। तो बिकॉज जो भी मेडिसिन है वो एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करती है। एवरी टाइम ऑफ कफिंग, सारी कफिंग के लिए नेबुलाइजर्स नहीं है, राइट? दैट्स व्हाई यू शुड गो टू योर डॉक्टर, यू शुड गो टू योर पीडियाट्रिशियन। वो चेस्ट ऑस्कल्टेट करेगा, वो बताएगा अगर नेबुलाइजर चाहिए तो टेक इट, उसका कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है? सो अपने आप घर में होम नेबुलाइजर्स नहीं यूज करने, ठीक है? गॉट इट। अच्छा, एक कॉमन मिथ मेरे दिमाग में है विच आई वांट टू टॉक अबाउट एंड विच इज ट्रेंडिंग नाउअडेज। पॉल्यूशन की वजह से द स्कूल हैज गॉन ऑनलाइन और हाइब्रिड, बट मोस्ट ऑफ द मदर्स, मोस्टली लाइक मी एंड सम स्कूल टीचर्स ऑल्सो, दे फील कि अगर बच्चा इस एयर से एक्सपोज नहीं होगा तो उनके अंदर वैसी वाली इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, बिकॉज ईयर बाय ईयर वी आर सीइंग दिस इज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 5 years आई बिलीव इट इज हैपनिंग एवरी ईयर कि हम लोग क्या कहते हैं, पॉल्यूशन ब्रेक हो गया, मास्क लगाओ, AQI लेवल्स बढ़ गए, प्यूरिफायर्स यूज करो। ये 5 साल पहले इतना नहीं था बट इतना नहीं था। सो इज इट अ मिथ कि या एक्चुअली में ऐसा कुछ है कि वी डेवलप इम्यूनिटी? No, we are not getting any immunity out of it. So as I told you कि पॉल्यूटेंट्स एक हेल्दी बंदे की भी एयर एपिथेलियम को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे कोई कभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने वाली। ये वो चीज़ नहीं है कि हम इसके अंदर जाएंगे और इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। वी शुड ऑलवेज प्रिवेंट दीज थिंग्स। एलर्जिक एज वेल एज नॉन एलर्जिक हेल्दी पर्सन, ऑल द पर्सन शुड ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन बिकॉज अब वी कैन नॉट अवॉइड इट, स्टडीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट विद प्रिकॉशन। With precautions, yes. So we all need to take precautions because AQI level इस टाइम बहुत severe कैटेगरी में, GRAP 3 is there in Delhi. So हम सबको precautions लेकर काम करना है and we should as much as we can try, हमें outdoor pollution से अपने आप को protect करना है। So डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि जैसे हम जब न्यू बॉर्न्स होते हैं, न्यू मदर्स होती हैं, तो कुछ मदर्स कहती है कि प्योरीफायर मतलब फॉरगेट अबाउट AQI नहीं लगाना चाहिए रूम में क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होती, और कुछ मदर्स होती हैं जो कहती है कि नहीं प्योरीफायर में ही रखना चाहिए बच्चों को 5-6 months। तो उस पर आपका क्या टेक है? और न्यू बॉर्न बेबीज? नहीं, प्यूरीफायर से ये नहीं है कि न्यूबॉर्न की रेस्पिरेटरी एपिथेलियल को कोई डैमेज होगा बेसिकली। सो प्यूरीफायर्स सबके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर वी नो कि देयर इज पोल्यूशन इज देयर, इंडोर एयर पोल्यूशन इज देयर, देन डेफिनेटली वी शुड गो फॉर एयर प्यूरीफायर्स। देयर इज नो हार्म टू अ न्यूबॉर्न बेबी, मतलब फॉर एवरी एज वी नीड अ एयर प्यूरीफायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ओल्ड एज इज ऑल्सो दैट वल्नरेबल एज द न्यूबॉर्न्स। सो एवरी एज रिक्वायर्स अ एयर प्यूरीफायर। ओके। अच्छा, एंड टॉकिंग अबाउट इंडोर प्लांट्स, So yes, indoor plants help us बिकॉज वो कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जो ये मैं आई टोल्ड यू अबाउट द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड जो गैसेस रिलीज हो रही हैं फर्नीचर उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम द एलर्जीज। तो यू कैन गो फॉर इट, बट अगेन जिनके घर में एलर्जिक बच्चे हैं, अगेन हमें बहुत ध्यान से प्लांट्स लगाने चाहिए बिकॉज कई बार इंडोर प्लांट्स में फंगस ग्रोथ हो जाती है जिसे हम मोल्ड्स कहते हैं आम भाषा में, जो आपको ऐसे आराम से नजर नहीं आता है एंड अगेन आपका बच्चा फिर उससे सेंसिटाइज होगा विच कैन लीड टू इंक्रीज इन द प्रॉब्लम्स ऑफ द किड, राइट। सो आप लगाओ, लिमिट में लगाओ, उन्हें वेल मैनेज रखो तो बेटर है।
अच्छा Right. डॉक्टर साहब एक क्विक क्वेश्चन कि जैसे पेट से भी एलर्जी होती है, जिनके घर में ऑलरेडी पेट होते हैं और जिनके घर में बच्चे न्यू बॉर्न्स आते हैं, तो सो उनसे अगेन भी पेट एलर्जी, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज अबाउट इट. अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल, अगर कोई बच्चा जैसे प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर जो इन फीटस जो बच्चा है वो ही अगर एक्सपोज है टिल 1000 days ऑफ लाइफ जो हम कहते हैं, लाइक 2 years ऑफ एज, तो कुछ स्टडीज हैं जो कहती हैं कि दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एलर्जीज. ओके सो इन यूट्रो अगर एक्सपोजर है तो इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एलर्जीज, स्पेशली द डॉग, इफ देयर इज अ डॉग, राइट. बट येस, इफ समवन डेवलप्स एलर्जी टू सम एनिमल, लाइक उसको एलर्जी हो गई उस एनिमल से हमने टेस्ट किया, वी कम टू नो कि इसे कैट एलर्जी है, डॉग एलर्जी है. सो वी हैव टू ऑलवेज, इट्स बेटर अगर आप उस एनिमल को घर से बाहर निकाल सकें, बिकॉज इट विल ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन सिम्टम्स, इट विल ऑलवेज ट्रिगर द सिम्टम्स, राइट. बट अगर पहले इन यूट्रो एक्सपोजर होगा तो देयर आर स्टडीज विच सेज कि एलर्जी के चांसेस इन बच्चों में कम हो जाते हैं. ओके राइट. और अगर जैसे जो बच्चे होते हैं, जैसे हम उनको फिंगर फूड स्टार्ट करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट ईटिंग, तो हमें किस तरीके से चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि पता लगे कि इसमें एलर्जी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है? हाउ कैन वी एज ए लिविंग मेंटेन द Yes, so the new concept is कि हमें सारी चीज़ें बच्चों की डाइट में बड़ी ही जल्दी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए. जैसे विसे हमें 6 months पे वीनिंग कर देनी चाहिए, राइट. सो द कॉमनेस्ट थिंग्स विच द कॉमनेस्ट फूड एलर्जीज, अगर मैं कहूँ कि 5-7 चीज़ें जो हमें याद करने की ज़रूरत है, लाइक मिल्क इज़ वेरी कॉमन सोर्स, एग हो गया, आपके नट्स हो गए, सेसमे हो गया, शेलफिश होता है बेसिकली, ठीक है. सो हम तभी कहते हैं कि सारी चीज़ों को, व्हीट हो गया, दैट इज अगेन अ वेरी कॉमन सोर्स ऑफ फूड एलर्जी. सो हमें ये सब चीज़ें बहुत जल्दी स्टेज पे बच्चे की डाइट में इंकलकेट करनी है. क्या होता है, हमारी जो गट होती है, हमारा जो टमी है, दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एलर्जीज, राइट. हमारी जो स्किन है, दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एलर्जीज. तो हम जितनी जल्दी बच्चों की डाइट में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारा टमी जो है, दैट इज अ इम्यूनो टॉलरेंट थिंग, वो एलर्जीज प्रिवेंट करता है, ठीक है. हमारे इंडिया में ट्रेंड है कि बच्चा पैदा हुआ है, हम बेसन लगा देते हैं उसके फेस पे, हम लोई लगाते हैं हेयर रिमूवल के लिए. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इंक्रीजिंग एलर्जीज. एज आई टोल्ड यू, स्किन से एलर्जेंस एंटर करते हैं. आप बेसन, दाल, अगेन आप स्किन पे लगा रहे हो, इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ, अगर बच्चा सेंसिटाइज हुआ धीरे धीरे, इट कैन लीड टू फूड एलर्जी. दाल से एलर्जी हो सकती है. आप व्हीट लगा रहे हो, आप लोई से उसकी हेयर रिमूवल कर रहे हो, अगेन बिकॉज हमने टमी से तो कुछ इंट्रोड्यूस किया ही नहीं ना, हम तो पैदा होते ही उसका लगाना शुरू हो गया स्किन पे. सो स्किन इज समथिंग विच लीड्स टू मोर एलर्जीज. हमें खाने में जल्दी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए सो दैट बच्चा इम्यूनो टॉलरेंट हो और एलर्जीज की कंडीशंस कम अपीयर हो. ओके ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो. बहुत कॉमन है. तभी तो मैंने बोला, अभी 2 दिन पहले ओपीडी में मैंने किया, मेरे को याद आया, फिर मैंने कहा ये चीज़ निकल गई. बिकॉज बहुत करते हैं ना लोग, लोई लगाते हैं बच्चों को, बट ये सब हमें खाना, हमें व्हीट देना है ना, आप मुंह से पेट से देना शुरू करो आप आटा. क्योंकि यूजुअली वी स्टार्ट गिविंग आफ्टर 12 months. नहीं, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस ऑल द नट्स, द न्यू गाइडलाइंस जो हमारी अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस हैं, सब कुछ यू हैव टू स्टार्ट आफ्टर 6 months ऑफ एज. ऑल द नट्स इन पाउडर्ड फॉर्म, व्हाट आई वांट टू से इज, वैसे नहीं देना, पाउडर करके पीस के आप उसकी डाइट में 6 months से स्टार्ट करो. एग यू कैन इंट्रोड्यूस फ्रॉम 6 months, कर्ड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 6 months. सो ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 6 months, ठीक है. तो हमें जल्दी, जितना जल्दी डाइट में इंट्रोड्यूस करेंगे उतना हम बच्चों को एलर्जी से प्रिवेंट कर रहे हैं. पीनट एलर्जी वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है. इंडिया में वी आर लकी दैट वी डोंट हैव दैट मच ऑफ फूड एलर्जीज. सो पीनट, अभी जो न्यू स्टडीज है, दे आर सेइंग आप 4 to 6 months में पीनट इंट्रोड्यूस कर दो डाइट में, सो दैट जितना जल्दी आप इंट्रोड्यूस करोगे उतना जल्दी आप बच्चों को प्रिवेंट कर रहे हो इन सब चीजों के. हमारे में बस ये होता है, उबला पानी 2 साल दो, उसके बाद नहीं, तो वही पिएगा उसका, आरोग्य डज नॉट मैटर. तो इसीलिए हमें जल्दी इंट्रोड्यूस करनी है सब चीजें डाइट में टू प्रिवेंट फूड एलर्जीज बेसिकली. सो डॉक्टर साहब, कुछ एलर्जी के मिथ्स जो आप बस्ट करना चाहते हो हमारे ऑडियंस के लिए? ठीक है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमारे देश में हर चीज़ को फूड से लिंक करने का बड़ा ट्रेंड है. सो फूड एलर्जीज इन आवर कंट्री इज़ वेरी वेरी लेस, ठीक है. तो हमें हर चीज़ को फूड से लिंक नहीं करना है. फूड से लिंक करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, तब फूड से लिंक करो बेसिकली. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अच्छा, स्किन केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन किड्स, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट स्किन इज द आउटर लेयर जो हमें चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही है. तो हम बच्चों को मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहते हैं हमारे देश में, ठीक है. प्लीज़ अपने बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज रखो. अगेन इट हेल्प्स इन
हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग थिंग्स, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। नेबुलाइजर्स घर पे हे-एन-5 मत दो। हर खांसी नेबुलाइजर, हर खांसी का इलाज नहीं है। अगर आपका डॉक्टर आपको इनहेलर्स प्रिस्क्राइब करता है तो प्लीज़ उससे रन मत कीजिए। इनहेलर्स भी उतने ही सेफ है। अगर आपके बच्चे को एलर्जी, लंग एलर्जी है, देन वी हैव टू गिव इनहेलर्स। अगर हम नहीं दे रहे हैं तो अपने बच्चे के लंग्स के साथ हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो प्लीज़ अपने डॉक्टर की एडवाइस सुनो। एट होम सेल्फ डॉक्टर मत बनो। कुछ और पूछा? डॉक्टर साहब, एक वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी टेक दैट लीव, कि जैसे हम ना बच्चे बीमार होते हैं क्रोसिन दे देते हैं, तो क्रोसिन देना कितना सेफ है बच्चों को, मतलब हर एज के लिए? Yes, crocin is the safest medicine that you can give without the prescription of the doctor. So you should know the weight of your child because crocin जो हमारे सिरप्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर वेट वाइज हमारा डोजेज होता है। मोस्टली क्रोसिन बॉटल्स, जो पैरासीटामोल, आई वांट टू से पैरासीटामोल सॉल्ट, क्रोसिन इज अ ब्रांड नेम, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरासीटामोल सॉल्ट फॉर द फीवर। सो जो पैरासीटामोल की जो हमारी बॉटल्स आती है, मोस्टली बॉटल्स के पीछे वेट वाइज डोजिंग मेंशन्ड होती है, तो यू शुड नो द वेट ऑफ द चाइल्ड। सो अकॉर्डिंगली आप बच्चे को मेडिसिन दे सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट वेट, ठीक है। सो क्रोसिन इज समथिंग जो पेरेंट्स को अपने पास घर में रखनी चाहिए। फीवर कभी भी किसी बच्चे को हो सकता है, सो दिस यू कैन गिव विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट टॉकिंग टू योर डॉक्टर। यस डॉक्टर, Thank you so much, doctor, for enlightening us with so many interesting facts about allergies और बहुत सारे myths और confusions जो हमारे दिमाग में थे, and the points that triggers allergies, किससे कैसे हमारा treatment हो सकता है, some home remedies that we can follow. Thank you so much for the podcast. थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। आई थिंक वी हैड एन अमेजिंग पॉडकास्ट। आपकी कुछ चीज़ें हमारे साथ रह गई गद्दे बाहर धूप में डालने की, जो हमें लगा दैट इट्स नॉट इवन इम्पोर्टेंट, बट थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग ऑल दोस इनसाइट्स, एंड we will definitely share the questions that our viewers are going to ask, and thank you so much to be a part of this journey. Thank you. Thank you so much for this episode. Thank you so much for being the part of our journey. There's a link right here. Subscribe to our channel, and please feel free to write to us and give us your insights. Thank you. Take care.